आप सभी को मालूम है कि अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति विश्व स्तर की एक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था है, जिसके की 5,500 सम्मानित सदस्य हैं और भारत देश में ही नहीं, विश्व के तमाम देशों के साहित्यकार इससे जुड़े हुए हैं। डबल प्लैटिनम जुबली मना चुकी इस संस्था को लाइक करने वालों का आंकड़ा भी 6 लाख को पार कर गया है। वैज्ञानिक, राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलपति, संगीतकार, पत्रकार, संत, ज्योतिषी, शायर, कवि, गृह सचिव और न जाने कितने कितने महत्वपूर्ण लोग इसके पटल पर आ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिंतक, विचारक, कवि, प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव इस गौरवशाली संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज बातों में मुलाकातों में कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अत्याधिक सृजनात्मक ऊर्जा के शहर कोलकाता से हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार सुरेश चौधरी इंदु जी से। आपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन किया है, साथ ही धर्म, साहित्य, आध्यात्म, दर्शन आदि विषयों पर भी अनेकानेक पुस्तकें लिखी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे लोकप्रिय कवि, प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों में मुलाकातों में। नमस्कार बंधु, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुटन आबिंड। मैं डॉक्टर शिप्रा शिल्पी कोलोन जर्मनी से आज विशेष बातों में मुलाकातों में कार्यक्रम में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आशापूर्णा देवी की उच्च श्रेणी की साहित्यिक परंपरा को जीवंत करते हुए सिटी ऑफ फ्यूरियस क्रिएटिव एनर्जी के शहर कहे जाने वाले कलात्मक धरोहर के शहर कोलकाता से हमारे बीच उपस्थित है मूर्धन्य साहित्यकार सुरेश चौधरी इंदु जी। कैसे कह दूं मुलाकात नहीं होती, कैसे कह दूं मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं पर बात नहीं होती, रोज मिलते हैं पर बात नहीं होती। तो शकील बदायूनी जी के इसी शेर के साथ मैं आदरणीय संस्था के अध्यक्ष आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव सर को पटल पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और बातों में मुलाकातों में कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ससम्मान स्वागत करती हूँ पंडित सुरेश नीरव सर का। नमस्कार दोस्तों, हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के पटल पर आज साहित्य के एक ऐसे मूक साधक, ऐसे अनन्य शब्द ऋषि, बंगाल की सुसंस्कृत शस्य श्यामला भूमि से माननीय सुरेश चौधरी जी से हम बातों मुलाकातों में आज मुलाकात करेंगे। बहुत उनके पक्ष के जीवन के जो अघोषित अनकहे पक्ष हैं वे उजागर करेंगे। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लेखक का अगर सम्मान हो, अभिनंदन हो, बातें हो और उस बीच में उनकी पुस्तकों का लोकार्पण भी हो, तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है। आज 5 तारीख है, शाम के 5 बजे हैं और इस 5 का अंक जो हमारे शास्त्रों में पंच तत्व का तत्व माना जाता है, तो वाणी का पंचामृत तो हमें मिलेगा ही सुरेश चौधरी जी से। साथ ही साथ उनकी 2 पुस्तकों का अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, जब लोकार्पण करूंगा तो रहस्य उद्घाटन करूंगा। मैं उन्हें बधाई जरूर देता हूं कि आज ही उनकी 2 पुस्तकें आई और आज ही उनका ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे देश विदेश में जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, चौधरी साहब आपको बधाई, आपसे बातों के लिए और आपकी जो 2 पुस्तकें आज हैं उसके लोकार्पण के लिए। तो मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि आज जिस व्यक्तित्व से हम चर्चा करेंगे वो बिंदु में सिंधु है, यानी कि सुरेश चौधरी इंदु है। बहुत बहुत ज्यादा बात बहुत छोटे से उसमें करना, ये समझिए कि जो पाणिनि की सूत्रबद्धता है कि पूरे अनंत को एक शून्य में सीमित कर देना, वो आज की बातचीत होगी। वे एक दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, बहुभाषाविद हैं।
तो मेरे लिए भी बहुत एक सात्विक प्रसन्नता का विषय है कि मैं आज उनसे बातचीत करूंगा। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए बातों मुलाकातों में, किश्त दर किश्त, सीढ़ी दर सीढ़ी हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले जैसे एक परंपरा होती है कि सरस्वती वंदना होती है या गणेश वंदना होती है या फिर महादेव वंदना होती है, तो आज सुप्रसिद्ध गीतकार सुरजीत कुमार ने आदरणीय चौधरी साहब की एक कृति को शिव तांडव जो उन्होंने रचना लिखी है, उससे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव की आराधना के साथ सुनिएगा। बस 1 मिनट में प्ले हो रहा है। शिव हमारी सारी कलाओं के स्वामी हैं। देवता, सुर, असुर, भूत, पिशाच, गण सभी जिनकी आराधना करते हों, उनकी आराधना के साथ ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जी हाँ। जटा अरण्य मध्य बांध गंग के प्रवाह को, गले लगा कार काल शेष सर्पदाह को। निनाद डम डम हो रहा प्रचंड वाद्य से, शिवा करे अनंग नृत्य तांडवा प्रमाद से। शिवम शिवम हिमाद्रि प्राण करे विलास संग शंभु अहो, हरे विपत्ति भक्ति की करे विभुक्त त्रास वो। धरे सुवस्त्र दिशा दिशा करे कृपा खास वो, शिवे शिवे करे आराधने स्वचित भासुखो। शिवम 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 प्रचंड भाल अग्नि से अनंग भस्म हो रहे, त्रयंबकेश तो सुरेंद्र दर्प चूर्ण यूं करे। सुधा प्रभास चंद कांति गंग भूषिते शिवे, ददामि नाथ संपदा कपाल धारि तू हरे। शिवम 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 प्रचंड ज्वाल बाल भस्म काम को सदा रहो, नगेश नंदिनी कुचाग्र चित्त दश आप हो। प्रवीण नाथ आप प्रीत काम छार क्षण में, त्रिनेत्र प्रीत आप से बनी रहे बने रहो। शिवम शिवम अमावसी विपुल अंधसा नवीन मेघ में, वरेण्य कृष्ण कंठ में विराज गंग वेग है। प्ररश्मि चंद गुण दे चर्म शोभि तेज है, महेश खान है सुखों की संपदा विशेष है। शिवम शिवम न नष्ट हो शिवे रहो बनो विकल्प मंजरे, सदक्ष यज्ञ ध्वंसकारी विश्व दुख तू हरे। गजासुरंधकारी तू सकाम दैत्य यूं भरे, यमाधिमा भजू महेश कष्ट नाश संगरे। शिवम शिवम सवेग सर्प फूफकार भाल ज्वाल छोड़ते, मृदंग मोहनज्ञ डम डम नांद बोलते। विषाग्नि भाल डाल डाह उच्चता पुकारती, प्रचंड तांड वेग दृश्य शंकरा सवारती। शिवम शिवम शिवम
प्रधान स्त्रोत उत्तमोत्तमा प्रतिष्ठिला रहा, कृपा लगाए नित्य मुक्त कंठ से सुना रहा। अखंड भक्ति ध्यान से ही या लगा रहा, न अन्य मार्ग जो शिवा अमिष्ट देह पा रहा। शिवम शिवम करे प्रदोष काल में सदा महेश अर्चना, शिव अर्चना करे सदैव आप स्वास्थ्य वंदना। रमा मिले संपदा समृद्धि प्राप्त हो उसे, कृपा करे महेश इंदु भी जपे शिवे शिवे। शिवम शिवम बहुत एकदम शिवलोक की यात्रा हो गई। और मैं क्या कह सकता हूँ, एक बात जरूर, सुरेश चौधरी साहब के इस रचना को सुनने के बाद, शिव की आराधना को सुनने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि कहते हैं ऐसी मान्यता है, और मान्यता है ये है तो ये भ्रम या भ्रांति है या नहीं, ये तो चौधरी साहब बताएंगे, क्योंकि वो भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने का काम करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है या जैसा कि मैंने सुना है, कहते हैं कि इस सृष्टि का जो निर्माण है वो ब्रह्मा ने किया था, और ब्रह्मा का कोई गुरु नहीं है। तो अगर गुरु नहीं होता तो ये अपने आप में एक अभिशाप भी है। तो ब्रह्मा ने जब मनुष्य का, प्रकृति का सृजन किया, तो उससे कुछ भूलें हो गई। भूलें ऐसी हो गई कि रूप रस गंध और स्पर्श की जो बात होनी चाहिए, तो उन्होंने सोने को रूप तो दे दिया, बहुत चमक है, लेकिन उसमें रस नहीं है, उसमें गंध नहीं है। चंदन को उन्होंने गंध दे दी, लेकिन उसमें फल नहीं है, रस नहीं है। गन्ने को, ईख को, इक्ष्वाक को उन्होंने रस दे दिया, लेकिन उसमें फूल नहीं है, फल नहीं है, केवल तना है वो। और विद्वान को उसने उम्र दे दी, तो फिर उसको संपत्ति नहीं दी, और संपत्ति दी तो उसे उम्र नहीं दी। लोगों ने उनसे कहा कि आपने बहुत त्रुटियां कर दी हैं। महादेव जी ने उनसे जो बात की, शिव तो विष्णु जी ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं संशोधन करता हूं, और खास करके विद्वत वर्ग के लिए करता हूं कि हमने देखा बहुत से विद्वान हमारे यहाँ हैं जो अल्पायु हुए और चले गए। तो उन्होंने उसको संशोधित किया कि हम विद्वान को आयु भी दें, और यो विद्या भी दें, और धन भी दें। तो वो जो संशोधित संस्करण है, तो उसका एक मनुष्य अगर आपके सामने रखा जा सकता है, तो वो है हमारे माननीय सुरेश चौधरी साहब, जिनको ईश्वर ने योग्यता भी दी है, ईश्वर ने विद्वता भी दी है, विनम्रता भी दी है, और रूप रस गंध स्पर्श सब कुछ दिया है। तो मैं ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ, और सारे अपने मित्रों को शरीक करता हूँ कि मैं आज हमारे जो सुरेश चौधरी साहब हैं, बहुभाषाविद हैं, शिक्षाविद हैं, फ्रांस से आपको मानद डीलिट की उपाधि मिली हुई है, आपको सम्मानित किया गया है। आप अकाउंट्स के, यानी अर्थ के, शब्द के, दोनों के प्रचंड प्रबल और प्रगल्भ साधक हैं। तो आज उनकी दो पुस्तकें आई हैं। एक है भ्रम और भ्रांतियां, जो कि सनातन धर्म से संदर्भित बहुत सारे भ्रांतियां हैं, भ्रम है, मान्यता है, रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, वो आखिर है क्या, उसके वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए। और दूसरी बच्चों के लिए बाल कविताओं का आसमान को छू लें। तो मैं सारे जितने इस पटल के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि मैं सारी मांगलिक ऊर्जाओं का आह्वान करते हुए आप सबके समक्ष ये प्रतियों को ये उद्घाटित कर रहा हूं, इनका लोकार्पण कर रहा हूं। विमोचन शब्द मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि विमोचन शब्द का अर्थ है कोई चीज संकटग्रस्त हुई और उससे मुक्त करना। ये लोकार्पण है, यानी जो शब्द या शब्द के तात्पर्य में पल रहा जो अर्थ था, वो रचनाकार के माध्यम से अब लोक को अर्पित होने जा रहा है। तो मैं उस लोकार्पण को का मुझे जो सौभाग्य मिला है, और मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे लोग प्रज्ञान पुरुष कहते हैं, तो हमारे सुरेश चौधरी साहब तो अभिज्ञान पुरुष हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है अपने आप में। तो एक प्रज्ञान पुरुष द्वारा एक अभिज्ञान पुरुष की कृतियों का आज लोकार्पण होगा। इससे बड़ा सारस्वत उत्सव और अनुष्ठान तो कोई हो नहीं सकता। मैं सारे
अपने पटल पर सुन रहे देश विदेश के प्रबुद्ध जनों को, उनकी चेतना को आमंत्रित करते हुए चाहता हूं कि जब मैं इस पुस्तक को आपके समक्ष पटल पर रखूं तो अपनी इमोजीज से, अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपनी शुभकामनाओं से, अपनी शुभेच्छाओं से आज के इस क्षण को एक उत्सव बना दीजिएगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो हर क्षण को सेलिब्रेट करता है वही सेलिब्रिटी बनता है। तो आप सारे लोग सेलिब्रिटी हैं और एक सेलिब्रिटी की पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। तो आइए और अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपनी शुभेच्छाओं से, अपनी इमोजीज से इस डिजिटल संसार में एक उत्सव, एक पर्व, एक त्योहार मना दीजिए। मैं लोकार्पण कर रहा हूं पहली पुस्तक, भ्रम और भ्रांतियां। धन्यवाद। और दूसरी पुस्तक जो कि बाल कविताओं का संग्रह है, और सुरेश चौधरी जी को इस कृति के लेखन में जो रचनात्मक सहयोग दिया है कल्याण सिंह शेखावत जी की, तो ये सुरेश चौधरी साहब, सुरेश चौधरी इंदु जी और कल्याण सिंह शेखावत जी, दोनों को मैं बधाइयां देता हूं। और उसका जो शीर्षक है वो तो अपने आप में ही आशीर्वाद ही नहीं, वरदान है, आसमान को छू लें। तो हमारे चौधरी साहब अपनी रचनात्मक आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, इस विश्वास के साथ ये है दूसरी पुस्तक, आसमान को छू लें, बाल गीत संग्रह है। मैंने इसको अभी देखा और मुझे लगा कि इसमें सचमुच में बाल मन की ही कविताएं, इनमें जो कविताएं हैं ये समझिए कि परकाया प्रवेश है, बच्चों के चेतना के संसार में हम धीरे धीरे दबे दबे पांव जाना। और मैं समझता हूं कि ये काम चौधरी साहब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि आदमी जब वृद्धावस्था में आ जाता है तो वो बालक ही हो जाता है, उसमें उतनी सहजता, उतनी निर्मलता हो जाती है। तो बाल मन की कविताएं वही लिख सकता है जो स्वयं बालक हो जाए, परकाया प्रवेश करके, भले ही वो वृद्ध हो लेकिन वो उसमें बालक की तरह एक निर्मलता हो, एक निश्चलता हो और अभयता हो। और मैं इसको निर्भयता भी नहीं कहता, क्योंकि निर्भय का भी अर्थ है जो भय के सापेक्ष है, अभय का अर्थ है जहां भय को जाना ही नहीं। तो जो अभय है, जो निर्मल है, जो निश्चल है, उस मन के संसार में प्रवेश कर कर लिखी गई जो रचनाएं हैं, निश्चित रूप से वो रचनात्मकता के आकाश को, उसके आसमान को छुएंगी। इस विश्वास के साथ मैं भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने का जो रचनात्मक कार्य हमारे समाज में लेखक करते रहे हैं, चाहे वो कबीर ने किया हो, चाहे तुलसी ने किया हो, सभी जितने जागरूक रचनाकार हैं वो अपनी लेखनी चलाते ही भ्रांतियों और भ्रम को दूर करने के लिए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आज के संक्रमण काल में, जबकि धर्म का अस्तित्व ही प्रश्न चिन्हों में घिर गया हो। और अगर जो लोग धर्म को मानते हो वो कुरीतियों, भ्रांतियों और भ्रम में कहीं अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हो, समझ में नहीं आता। तमाम कथाएं, कथाओं में प्रक्षिप्त कथाएं, ये नहीं समझ में आता कि सत्य क्या है। और अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो ये कार्य परंपरा है या रूढ़ी है, उस बारीक फर्क को दूर करने का जो काम अभी तक साहित्य में अनदेखा रह गया, अनछीना रह गया, अनकहा रह गया, उस समय सापेक्ष संवेदनाओं को शब्द देने का कार्य हमारे आदरणीय सुरेश चौधरी इंदु जी ने किया है। मैं उन्हें, उनकी चेतना को सारस्वत प्रणाम निवेदित करता हूं और सारे वांग्मय की ओर से, सारे रचनात्मक हस्ताक्षरों की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे इसी प्रकार अपनी लेखनी को चलाते रहें और विद्वान होने के साथ साथ बाल मन बने रहें, क्योंकि विनम्रता और विद्वता जिसके पास है वो समझिए सोने पर सुहागा है, मणिकांचन सहयोग है। तो ऐसे संयोग वाले हमारे सुरेश चौधरी इंदु जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और आपकी मुलाकात फिर उनकी एक ऐसी कृति से कराता हूं जिसे सुनकर उनके अनुवादक श्रेष्ठता का भी आपको परिचय मिलेगा। विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है जिसका आपने भावानुवाद किया है। आपको लगेगा कि आप टैगोर साहब को ही सुन रहे हैं, रविंद्र बाबू को सुन रहे हैं। तो अगर अनुवाद इतना मौलिक हो जाए कि मौलिकता
मूल और अनुवाद का फर्क समाप्त हो जाए, तो उसके लिए एक मिसाल के रूप में आप सुन सकते हैं वाग्मी त्रिवेदी की आवाज में चंचल हिरणी टैगोर साहब की रचना का अनुवाद, जो कि सुरेश चौधरी जी ने किया है। आइए सुनते हैं। आ रही है, चला। आवाज। चंचल हिरनी सा मन मेरा, चंचल हिरनी सा मन मेरा, मायावन में करे बसेरा। चंचल हिरनी सा मन मेरा, मायावन में करे बसेरा। रहते समाए से मेरी गहरे सपनों अंदर, रहते समाए से मेरी गहरे सपनों अंदर। अकारण क्यों उसे पकड़ना मैं चाहूं निरंतर, स्नेह सपन छाया घनेरा, चंचल हिरनी सा मन मेरा। मन में रहने दो, दूर से ही इसे कहने दो। मन में रहने दो, दूर से ही इसे कहने दो। सर्वभूत जग आया, मैं बनवा सूर्य की धुन। सर्वभूत जग आया, मैं बनवा सूर्य की धुन। अकारण क्यों मैं प्राणों को स्पर्श करता सुन। भुवंगीत अद्भुत तेरा, चंचल हिरनी सा मन मेरा। देखूंगा दूर होते तुम्हें, रात सपनों में खोते तुम्हें। देखूंगा दूर होते तुम्हें, रात सपनों में खोते तुम्हें। विरहा के बंधन में बांध लूंगा चुपके से। विरहा के बंधन में बांध लूंगा चुपके से। अकारण क्यों बंधन अबंधन छूटते से। अनुबंधी चित लुटेरा, चंचल हिरनी सा मन मेरा, मायावन में करे बसेरा। चंचल हिरनी सा मन मेरा, मायावन में करे बसेरा। मायावन में करे बसेरा, मायावन में करे
बहुत सुंदर अनुवाद आदरणीय चौधरी साहब। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना पर टिप्पणी करना तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अशिष्टता होगी, लेकिन उसके अनुवाद पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आखिर ये अनुवाद है क्या। जो अनु शब्द है इसका मतलब है भीतर की ओर, हमारे भीतर, और वाद का मतलब है उससे संवाद करना। तो इस रचना के जो मूल था, जो उसका प्राण था, जो उसका भीतर था, उस भीतर के भीतर पहुंचकर उसके भीतर से संवाद करना अनुवाद है। और वो कार्य सुरेश चौधरी जी ने कितनी निपुणता के साथ किया है। लगता ही नहीं है कि ये हम किसी मूल रचना का अनुवाद सुन रहे हैं। और जब मूल और अनुवाद में कहीं कोई भेद ना रहे तो समझिए अनुवाद परम श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। मैं आदरणीय सुरेश चौधरी साहब को इस अनुवाद के लिए आशीर मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। उनकी लेखनी को प्रणाम करता हूं, उनकी प्रणम्य चेतना को अभिनंदित करता हूं। और मित्रों, एक बात और कहूंगा कि जो किसी दूसरे की भावलोक में चला जाए और उसका खनन करे, उसके भीतर जाए, अनुखनन है। तो जो भूति है, भूति का मतलब है संपदा, संपत्ति। तो जब तक अनुभूति नहीं होगी अनुवाद नहीं होगा। तो पहले अनुभूति के चरण तक पहुंचे, उसके बाद इन्होंने अनुवाद किया। तो अनुभूति से इन्होंने भूति को प्राप्त किया, उस संपदा को प्राप्त किया, उस रचनात्मक संपदा को प्राप्त किया जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अर्जित किया था और फिर उसके साथ संवाद किया। मैं इसके साथ, चूंकि अनु है, अनुवाद है, अनुभूति है, तो इनको अभिवादन करूंगा। अभि का मतलब भी है जो व्यापक है, जो व्याप्त है, और वादन यानी आप जानते ही हैं बातचीत करना। तो मेरा अभिवादन है उनको, इसके लिए अभिनंदन है उनके इस अभिज्ञान को। और मित्रों, चलिए हम कुछ बातचीतें इन साहित्य मनीषी सुरेश चौधरी इंदु जी से कर लें, ताकि बहुत सारे व्यक्तित्व के अनुद्घाटित पक्ष हैं वो आप सबके सामने आ पाए। मैं बातों, मुलाकातों कार्यक्रम के अंतर्गत अब बातचीत शुरू कर रहा हूं। आदरणीय सुरेश चौधरी साहब, आप तैयार हो जाइए, मैं कुछ आपसे दो नमस्कार। चार बातें करूंगा। तो मेरा पहला आपसे प्रश्न है चौधरी साहब, पूरे सम्मान के साथ, कि जन्म कहूं तो वो तो साधारण सी प्रक्रिया हो जाएगी, सारे जीव जंतुओं का जन्म होता ही है। इस पृथ्वी ग्रह पर आने का तिथि का आपने निर्धारण कब किया, निश्चय किया? आप कब इस पृथ्वी ग्रह पर अवतरित हुए? इस भूमंडल पर इस भूमंडल पर मेरा जी, आगमन तो ऐसे प्रभु की इच्छा से हुआ है, मगर जो अंग्रेजी तारीख है वह 14 जुलाई 1952 की है। और हिंदी तारीख अगर तिथि कहूँ तो श्रावण की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। और संवत मेरे ख्याल से पड़ेगी 2007 या 2009। संवत 2009, अभी 2077 चल रही है, 2009। तो जमशेदपुर शहर में तो बहुत बढ़िया बात है। जी जी, जमशेदपुर शहर में मेरा जन्म हुआ। आपने, और ये आजकल, ये जी, पहले तो बिहार था, अब ये झारखंड में आ चुका है जमशेदपुर। और लोह नगरी है, लोह नगरी के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छी बात है। मैं, पहली बात तो ये है कि आपने 52 में जन्म लिया, तो 52 अवतार तो आप हो ही गए सन 52 में। और फिर लोह नगरी में लिया तो लोह पुरुष भी हो गए। अरे बहुत ही अच्छी बात है। और फिर एक साथ आप जो है बिहार में पैदा हुए, अब झारखंड की नागरिकता का आनंद ले रहे हैं और बंगाल में रह रहे हैं एक साथ। जो है, जो तीन सही काल कही। होते हैं हमारे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों को आप एक साथ जी रहे हैं। नहीं जी, बड़ी मैं त्रिकाल कार्य क्षेत्र विजित मेरा चेतना गुजरात है रहा है। आपकी। कार्य क्षेत्र मेरा गुजरात रहा है। लीजिए और कुल मिला के आपको पूरा अखिल भारतीय व्यक्तित्व आपका है। कि हाँ, मैं और मैं आपसे अखिल थोड़ा भारतीय सा ये जानना चाहूंगा। जी। नहीं, हाँ, अखिल भारतीय तो है ही निर्विवाद, बल्कि अंतरराष्ट्रीय है। जी आजकल सर। हम जो लोग ग्लोबल संस्कृति में रह रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम में रह रहे हैं,
अब आप जर्मनी से देखिए, शिप्रा शिल्पी आपके साथ जुड़े हैं, तमाम और सारे लोग हैं, अभी मैं इनके नाम भी लूंगा एक दो प्रश्नों के बाद। एक अच्छा। प्रश्न आपसे और पूछ लेता हूँ कि आपकी बाल गीत आपने लिखे, ये लिखा तो कुछ न कुछ आपकी भी बचपन की स्मृतियां आपके मानस पटल पर अंकित होंगी। कोई एक ऐसी कुछ बालपन की घटना आपकी बालपन छात्रावस्था की की, घटना बाल्यावस्था घट की, जो आज बालपन की तक आपको याद रही हो? बालपन की घटनाएं तो बहुत हैं जो याद रहती हैं। वो हर व्यक्ति को याद रहती है। बालपन में हर व्यक्ति शरारतें भी करता है और शरारतों से कुछ सबक भी लेता है, और जब शरारतों से सबक लेता है तो वह जरूर याद रहती है। तो ऐसी एक घटना है, शायद उस समय 8-9 साल का रहा हूँगा, 5वीं क्लास में पढ़ता था, और जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के ट्रस्टी मेरे पिताजी ही थे। तो जितने भी मास्टर थे और जितने थे, तो वो सब घर के जैसे ही लगते थे। एक बार क्या था, शरारत में मैंने, हमारे एक गुरुजी थे, धोती पहन के पढ़ाते थे। वो जाड़ा का समय था, मैदान के अंदर क्लास लगी हुई थी, पेड़ के नीचे, मैं धोती खींच के भाग गया। धोती खींच के भागा तो हेडमास्टर के पास शरारत पहुंची गई। हेडमास्टर साहब ने मेरे को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब उन्होंने थप्पड़ क्या जड़ा, मैंने कहा कि चाचा, मैं उनको चाचा ही बोलता था, ऑफिस में, घर के, स्कूल के बाहर तो चाचा ही बोलता था, चाचा घर पहुंचो, मैं मुनीम जी को बोल दूंगा आपकी नौकरी काट लेगा। होता क्या था कि वो हमारे स्कूल के ट्रस्टी थे, और जितने भी शिक्षक थे और हेडमास्टर थे, सबकी सैलरी हमारे घर में मुनीम जी से ही बनती थी और हमारी गद्दी में ही सबको वितरित होती थी। तो हमारे हेडमास्टर साहब ने आकर घर में मेरे बाबूजी को ये बात बता दी। बाबूजी को बड़ा ये हुआ, ये लड़का तो गया हाथ से, तुरंत स्कूल से नाम कटाया और ऐसी सजा दी कि शहर की जो सबसे कठिन और सबसे अनुशासित स्कूल थी, आर्य समाज मंदिर की, उस स्कूल में ले जाके दाखिला करा दिया। तो ये घटना मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ, ये बालपन की ये घटना। ठीक है, ये भी एक असाधारण घटना है और निश्चित रूप से भूली तो नहीं जा सकती। मैं चौधरी साहब ये जानना चाहूँगा कि जब आपने अपने गुरुजी के प्रति अपना सम्मान भाव दर्शा ही दिया, तो आपने जीवन में कभी कोई प्रेम वगैरह भी, वैसे तो आप इतने विद्वान हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़कर ही पंडित हुए होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या सचमुच में कोई ऐसा फिजिकल प्लेटोनिक लव की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकल लव के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए क्या है कि मैं मंच के थोड़ा ऊपर धीरे से देख बता रहा था। दीजिएगा इस बात। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मंच के ऊपर मैं क्या है कि मेरी अमेरिका से मेरे साला साहब की पत्नी जुड़ी हुई है। तो ज्यादा बोलना खतरनाक हो जाएगा। बहुत ज्यादा बोलना खतरनाक हो जाएगा। अगर आपने सुना होगा एक गाना, आपने वो तो आपने एक गाना सुना मैं होगा, समझ बहुत गया, पहले ये चला बड़ा था राजनीति। कि नीचे नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान। ये गाना आपने बहुत पहले चला था, आपने सुना होगा। हाँ, नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान, जी शायद जी। अमिताभ बच्चन की पिक्चर का था ना, किसी का था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो क्या होता था कि मैं कलकत्ता में पढ़ता था, तो कलकत्ता में डोवर रोड और गरियाहाट रोड के क्रॉसिंग के ऊपर एक पान की दुकान थी। डोवर रोड के अंदर मेरे एक रिश्तेदार थे जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे। अक्सर मैं उनके घर जाया करता था, और मैं उस जमाने में बहुत पान खाया करता था। उस जमाने में बहुत पान खाया करता था। पान की दुकान के जाकर बहुत पान खाता था। तो ऊपर से एक लड़की को आते देखता था मैं, वो आती थी और जाती थी। कई वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद, जब मेरे ऑफिस से ये कहा गया कि आपको ऑफिस के काम से, मैं जब उसमें ऊटा में काम करता था, कि कलकत्ता आइए, हिंदुस्तान क्लब में एक मीटिंग है। तो हिंदुस्तान क्लब पहुंचा तो देखा कि यहाँ मीटिंग वूटिंग कुछ नहीं है। हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब अपने किसी मित्र की लड़की को मुझे दिखाने के लिए बुलाए थे। और जब लड़की को बुलाए थे, जब लड़के को देखा तो मैं देखा कि हाँ, ये तो वही लड़की है पान की दुकान वाली। तो मैंने हाँ कर दी। यह बात मेरे घर में किसी को पता नहीं थी, ये मैं लड़की देख रहा हूँ करके, मेरे पिताजी को पता थी, न किसी को पता थी। मैंने हाँ कर दी और चला आया। 2-3 महीने बाद मेरे पिताजी ने कहा, तुमने लड़की पसंद कर ली, हम लोगों को बताया भी नहीं। हाँ, तुम्हारे बॉस का फोन आया था कि तुमने लड़की पसंद कर लिया, जब तुमने कर ही ली है तो शादी कर लो। तो सब साल भर बाद शादी हुई, कर ली शादी। यही मेरा प्यार था। अरे वाह वाह वाह!
मतलब आपको जिस राह पर चले थे उसने आपको मंजिल तक पहुंचा दिया। ये बहुत अच्छी बात है। और उस ज़माने में मैं बता रहा हूँ कि भाभी जी को और आपको उस ज़माने में हम लोग साल भर करीब-करीब साल भर बाद शादी हुई। कई पिक्चर भी हम लोग साथ में देखे। कलकत्ता जब आता था, वो कलकत्ता जब रहती थी तो बेसिकली वो लोग सीतामढ़ी के हैं, ज़्यादा सीतामढ़ी रहती थी। जब वो कलकत्ता अपने भाई के पास आती थी या मैं कलकत्ता जब आता था, तो हम लोग पिक्चर भी देखते थे, बाज़ार भी घूमने जाया करते थे। ये उस ज़माने की बात है। उस ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था ये बातें। अरे बहुत अच्छी बात है साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि असफल प्रेम कथाएं तो बहुत सुनी, एक सफल सफल प्रेम प्रेम कथा है। कथा का आप नायक से आज बात कर रहे हैं। सफल प्रेम कथा के नायक से आज हम मुलाकात कर रहे हैं, बातों में मुलाकातों में। दोस्तों, इस बीच में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि उनके जो शुभेच्छाएं हैं वे चौधरी साहब तक मैं पहुंचा दूं। हमारे बीच हमारे संस्था के सुपर समीक्षक श्री पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं। हमारी रिपोर्टर तृप्ति मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। लंदन से बहुत अच्छे कवि श्री आशुतोष कुमार जी हमारे साथ हैं। बनारस से प्रतिभा प्रभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सऊदी अरब से अनीस अहमद साहब शायर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका से अन्नदा पाटनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ से गीतिका पटेल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चेन्नई से ईश्वर करुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका से डॉक्टर श्वेता सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्री ब्रह्मदेव दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कवि। और उत्तराखंड से रुचि बहुगुणा उनियाल जी, से नीरज नैथानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश दवे जी जुड़े हुए हैं। यशपाल जी गुड़ग्राम से जुड़े हुए हैं। प्रवीण सक्सेना जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रुड़की से बहुत हमारे सीनियर कवि सुरेंद्र सैनी जी जुड़े हुए हैं। सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। राजेश पुनिया विश्व बंधु जी जुड़े हुए हैं। और बेंगलुरु से ज्ञानचंद मर्मज्ञ बहुत अच्छे कवि जो हैं हमारे जुड़े हुए हैं। और स्वतंत्रता सेनानी लोक गायक हमारे श्रीनगर से विमल बहुगुणा जी आपको सुन रहे हैं, बातचीतों का आनंद ले रहे हैं। दिवाकर जी हैं। जम्मू कश्मीर से साधना प्रकाश जी हैं जो लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। डॉक्टर संतोष दुबे मैनपुरी से इस सारी बातचीत का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी लोकप्रिय गायिका नूपुर रंजन जी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी रामानुज लड़ीवाल जी बहुत ही वयोवृद्ध साहित्यकार, साधना वृद्ध साहित्यकार, राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। माधुरी स्वर्णकार जुड़ी हुई हैं। श्याम बाबू जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कल्पना पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। झारखंड से चौधरी साहब जहाँ से आपका जन्म स्थान है झारखंड से, डॉक्टर संगीता नाथ आपको सुन रही हैं। रमाकांत शर्मा जी हरियाणा से आपको सुन रहे हैं। गोवा से वैज्ञानिक कवित्री डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा आपको सुन रही हैं। धौलपुर राजस्थान से मनोज सिंगल बेचैन आपको सुन रहे हैं। और ओम प्रकाश जी आपको सुन रहे हैं। ओम प्रकाश अज्ञात जी हमारे पटल के बहुत ही साहित्य भीष्म पितामह है कन्नौज से, वे लगातार जुड़े हुए हैं। सविता पोद्दार जी सुन रही हैं। गुरुग्राम से राजपाल यादव जी हैं। प्रेम केतान जी हैं। शकुंतला तोमर जी आपको सुन रही हैं। संध्या कोटियाल। और देहरादून से गजलकार अंबर खरबंदा जी आपको सुन रहे हैं। माननीय केपी चौहान साहब आपके साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता से ही शब्दाक्षर के रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छी कवित्री गायिका निवेदिता कुमार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुड़की से गजलकार पंकज गर्ग साहब आपको सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय चेतना के कवि डॉक्टर ब्रजेश सिंह आपको सुन रहे हैं। और बेहद लोकप्रिय कवित्री डॉक्टर दमयंती शर्मा आपको सुन रही हैं, आपको बधाइयां दे रही हैं। इनकी बधाइयां स्वीकार कीजिए चौधरी साहब। और मैं भी इन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं जो खास करके जो अमेरिका से हैं। जब वहां अभी ब्रह्म मुहूर्त हो रहा होगा, 2:30 या 3 बज रहे होंगे, वे इस अनुष्ठान में शामिल हैं। मैं उनकी इस निष्ठा को प्रणाम करता हूं। और आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम बहुत आनंददायक है ये। और इसी क्रम में मैं पुनः आपसे कुछ प्रश्न करता हूं चौधरी साहब। अमेरिका एक से मेरा प्रश्न है, प्रेम हाँ, प्रसंग तो हो गया।
हाँ जी, अमेरिका से ही प्रेम जी जी, खेतान जी आपने अमेरिका नाम से लिया। आपकी साली साहिबा। हाँ, प्रेम खेतान नाम है उनका, प्रेम खेतान जी जुड़ी हुई है। सालाइली है, अरे साला की बाप रे। वाइफ, साला साला की वाइफ है। उनको हमारे साहब जो है ग्लोबल ट्रिब्यूट्स देते हैं, हम उनको ग्लोबल सलाम करते हैं। आज के इस आयोजन में है, इतने वैश्विक व्यक्तित्व का होना आयोजन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो चलिए आगे मैं पूछना चाहूंगा चौधरी हाँ साहब, जी, ये आपकी तमाम जो रचना संसार है इतना व्यापक है, उस पर चर्चा करने के लिए तो कभी फिर एक कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये लेखन की जो प्रक्रिया है कब से शुरू हुई? कब से आपको ऐसा लगा कि आपको लिख देना चाहिए? कोई ऐसा पॉइंट घटा जिससे आपको लगा, कोई ऐसी घटना हुई जिससे आपको महसूस हुआ होगा कि मुझे लिखा जाए? ये सब ऐसा है और कि वो उम्र क्या रही होगी जब आपने लिखा? नहीं, लिखना तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया है। पढ़ने का तो प्राय शुरू से ही, प्रारंभ से ही मुझे बहुत शौक रहा है। प्रारंभ से ही मैं पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी माता जी बहुत लिखती थी। उनकी पहली किताब 1962 के अंदर प्रकाशित हुई थी, माता जी की पहली किताब, और उसके कई संस्करण, 7 या 8 संस्करण छप चुके थे। और अभी 1.5 साल पहले, साल भर पहले माता जी का देहांत हुआ है। तो 95 की एज में भी वो रात को, जिस रोज उनकी मृत्यु हुई उस रोज भी रात को 2 घंटा 2.5 घंटा लिख रही थी। तो और उनसे पढ़ने का ये हुआ, मगर लिखने का सबसे पहला मैंने लिखा, मैं 2006 के अंदर गंभीर रूप से बीमार हो गया था। और बीमार होकर मैं निमहांस बैंगलोर में था। बैंगलोर में निमहांस करके संस्था है, तो उसके अंदर क्रिटिकल रूम जी के अंदर में आईसीयू में था। और आईसीयू रूम ही था, वो पूरा आईसीयू डिलक्स रूम लिया हुआ था। आईसीयू डिलक्स रूम में भर्ती था। ऐसे मैं, मन में आया कि मैं कुछ गुदगुदाने लगा। और मेरी बेटी ने, मेरे सकता नहीं था, अर्धचेतना अवस्था में था, मेरी बेटी ने उसे कहा कि कलम बंद कर ले। तो उसने लिखा, न कोई तुक थी न कुछ था, जो शब्द थे कुछ ऐसे थे: निमहांस के डीलक्स कमरे में पड़ी यह काया, विश्वविख्यात डॉक्टर टेली की छत्र छाया, गहनतम विचारों के अंधियारे में उज्जवल उम्मीद का एक साया, निमहांस के डीलक्स वाह। कमरे में पड़ी एक काया, आक्रंदन करुण वेदन भयकारी हाहाकारी, यह स्नायु रोग मैस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं इसे लोग, अधीर मन अशमित तन राहत की चाहत में भरमाया, निमहांस के डिलक्स कमरे में बैठी यकाया। ये मेरी पहली पंक्तियां थी जो मैंने कही थी। उसके बाद तो फिर मैं इलाज के सिलसिले में बम्बई आ गया था। तो बम्बई में इलाज भी करवा रहा था, साथ साथ साइड में मन लगाने के लिए सलाहकार के रूप में कई कंपनियों में अपना योगदान दे रहा था। तो 2010 में पुनः बहुत बीमार हुआ। तब फिर क्या हुआ, पूरे शरीर का लहू बदल किया गया, खून बदल दिया गया। तो जब खून बदल दिया गया तो उसके बाद 2011 मार्च 8 मार्च को पहली कविता मैंने लिखी नारी के ऊपर। वो मेरी पहली विधिवत पहली कविता थी। तो कविता उसके बाद से मैं लिखना चालू कर दिया। तो लोगों ने, घर वालों ने और मित्रों ने कहा भी कि लगता है इस बार जो तुम्हारी जो 60 बोतल खून बदली हुआ है उसमें कुछ कवि का खून चढ़ गया है। हाँ, जो तुम्हारे को कविता लिखनी चालू कर दी है तुमने। उसके पहले तो मैं कुछ लिखता नहीं था। तो पहली कविता वो खून बदलने के बाद ही 8 मार्च 2011 को लिखी थी। उसके बाद से ही मैं इस लिखना प्रारंभ किया हूँ। बहुत अच्छी बात ये रही कि साहब आपके तो खून बदलने में हो सकता है किसी कवि का खून आपको मिल गया हो और आप तब से कविता करने लगे, लेकिन वो आदमी भी दुखी नहीं हुआ होगा जिसको आपका खून मिल गया होगा, वो भी उद्योगपति तो हो गया होगा। चलिए, मेरा एक प्रश्न आपसे ये और है कि क्या आपने किसी को अपना औपचारिक रूप से अपना साहित्यिक गुरु माना है, किसी को स्वीकार किया है या नहीं? किसी को ऐसा आप गुरु तो मानते हैं? ऐसा सौभाग्य तो मुझे मिला नहीं कि मैं औपचारिक रूप से किसी को साहित्यिक गुरु मानूं। क्योंकि जब मैं लिखना चालू किया तो न तो छंद जानता था, न मात्रा जानता था, न कुछ जानता था। बस कलम लिखी, जो मन में आया लिख दिया। फिर धीरे धीरे फेसबुक के माध्यम से सीखना चालू किया
कि भाई छंद क्या होते हैं, मात्रा क्या होती है, बहर क्या होती है, ये सब। तो मात्रा और सब में फेसबुक में देखा कि बड़ा भ्रमित था मैं। कहीं कोई ज्ञान दे रहा है, कहीं कुछ ज्ञान दे रहा है। जितने आदमी देखो उतने ही ज्ञानी, उतने ही विद्वान और उतने ही गुरु। तो मैं बोला कि इन गुरुओं के चक्कर में तो मैं गुरु घंटाल बन जाऊंगा। तो फिर मैंने पुस्तकें मंगानी प्रारंभ की, छंद की विधिवत पुस्तकें मंगाई। जगन्नाथ प्रसाद की, नरोत्तम दास की, नारायण प्रसाद की, फिर पिंगल शास्त्र भी मंगाया। सब मंगा के फिर पढ़ना चालू किया। फिर धीरे 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 एक अभ्यास के से कि ये इतना हो गया कि मैं छंद में, कि मैं छंद की जानकारी हो गई और छंद लिखने लगा। फिर हाइकू के अंदर मुझे इतना इंटरेस्ट आया शुरू शुरू में, तो कई हाइकू लिखा करता था। और हाइकू के अंदर मैं एक दो मंच भी बनाया और उसके अंदर विधिवत सालाना पुरस्कार भी घोषित किया करता था। गुरु के हिसाब से तो मगर यही मैं भी यही कहूंगा कि गुरु बनाओ तो किसी योगी योग्य पुरुष को बनाओ। फेसबुक वाले गुरु को मत बनाइए गुरु, नहीं तो आप धोखा ही खाइएगा, गलत शिक्षा ले जाइएगा। मैं अभी भी अच्छे गुरु की तलाश में बहुत हूँ। अच्छी बात। आप आप जैसे मिल ये जाए बहुत गुरु। अच्छी बात। अरे आपने गुरुदेव की रचनाओं का अनुवाद से अपना साहित्य यात्रा शुरू की है, तो आपको तो गुरु का, आपको तो परमेश्वर ही आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आप स्वयं जो है शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव के आराधक हैं। तो बहुत अच्छा बात यह है कि गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुरु की तलाश में ही हमारे तमाम लोग निकले और तीर्थंकर हो गए। तो गुरु की तलाश का मतलब है सत्य की खोज, और ये इतनी आसान नहीं होती। और बिल्कुल सही कहा, कम से कम ये फेसबुक ही या सतही ढंग से हम जितनी जल्दी किसी को गुरु बना लेते हैं, उतनी जल्दी फिर उस गुरु को नकारने भी लगते हैं। सही बात क्योंकि है। अगर रामकृष्ण परमहंस तक पहुंचना है तो पहले स्वयं को विवेकानंद बनाना होता है। एकदम बहुत सत्य, एकदम हड़बड़ी में सत्य, गुरु नहीं बनाया जा एकदम सकता। नहीं बनाया जा सकता। और इसलिए ये, हाँ, और जब गुरु तो फिर ईश्वर है, इष्ट देव हो जाता है साक्षात। आपका गुरु से संवाद यानी ईश्वर से संवाद है। ये तो अलौकिक घटना है। और आपने बहुत ही ईमानदारी से कहा कि मुझे अभी भी एक योग्य गुरु की तलाश है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी अब तमाम विधाओं में आप लिखते हैं, लेकिन आपकी प्रिय विधा क्या है? मेरी प्रिय विधा छंद है। मतलब वो तो आपने सब में लिखा, हाइकू भी लिखे, गजल भी लिखी, गीत देखिए भी मगर लिखे, मेरी भजन प्रिय भी विधा लिखे। छंद है। गजल नहीं लिखी मैंने, गजल कभी नहीं छंद लिखी। है। गजल जानता हूँ, गजल की सारी विधा पढ़ी अच्छा। है, सारी विधा जानी है, मगर मैंने गजल कभी नहीं लिखी। बाकी विधाओं में हाइकू लिखे हैं मैंने, और छंदों में लिखा है, छंद मुक्त लिखा है, समानांतर कविताएं भी लिखी हैं, और मुक्त छंद कविताएं भी लिखी हैं। मगर सबसे प्रिय मुझे छंद है। और छंद में भी खास करके दो या तीन छंद जिसके अंदर मैं लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, वो है हरि गीतिका, पंचचामर, और लावनी, कुकुम्ब, या पांटक बोल दीजिए, जो भी है वो एक ही वर्ग हुआ। उसके अंदर फिर चौपाई दो है तो सभी लिखते हैं, वो है। तो मेरी प्रिय विधा तो छंद है, जब उसको ये लेकर संतोष होता है। मैं जब जब इस बात चली गई कि आपकी प्रिय विधा छंद है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को नमूने के तौर पर अ, अगर दो दो पंक्तियां भी अपने छंदों की सुना दें, तो एक वाणी का एक पंचामृत जरूर मिलेगा, जरूर 5 जरूर तारीख जरूर, सार्थक हो अवश्य अवश्य जाएगी। अवश्य अवश्य। मैं एक सेकेंड। दोस्तों, मैं आ रहे हैं मैं चौधरी हाँ जी, साहब, वो शायद हाँ जी, रचना जी नहीं, कहने गए। नहीं नहीं, जी जी। मैं आ गया हूँ। मैं एक मेरी पुस्तक है जो मैंने अपनी कुल देवी की याद में और उनको समर्पित करते हुए लिखी है। पुस्तक में मैंने 18 छंदों का प्रयोग किया है। तो एक पूरी कविता है 35 पेज की, एक ही रचना है 35 पेज की, उसमें 18 छंदों का प्रयोग किया है। तो मैं उसी से दो दो एक एक दो लाइन छंदों की। सबसे पहले जो मैंने प्रारंभ किया है भुजंग प्रिया छंद से है। शुद्ध संस्कृत में लिखा है मैंने अभी। भुजंग प्रिया छंद में है। ओम नमो जीर्ण सत्ये भवानी अंबिके माँ, दशारूप हेमाच कास्ते ललाटे, करे चक्र शूले गदा धारित चम, नमस्ते रणश्चंडिके जीर्ण माते। ये भुजंग प्रियात्म है। उसके बाद सुनिए,
शार्दूल विक्रीडित। हांडा चक्र सुदर्शनम चतदितं हस्ते प्रसन्नानां दीपो भ्रासित्रयं सर्वदा मूसलम धनुषा एकम। फिर आइए अनुष्टुप में, ये बाकी की पूरी प्रार्थना अनुष्टुप में है। नमस्ते भ्रामरी रूपे जीर्ण सिंह विराजिते, नमस्ते रुद्र रूपन्ने यवन सैन्य नासिते, नमः हरिहत्यन्ते मां सृष्टि प्रतिपालिका, जीर्ण काम रूपन्ने मां नमस्ते देवी कालिका। ये संस्कृत में पूरी स्तुति है। उसके बाद पंचचामर में है, सुनिए। अपूर्व ज्ञान धारिणी समुच्च ध्यान धारिणी, नमामि शैलवासिनी नमामि कज्जलासिनी, अनेक अस्त्र हस्तनी अनेक शस्त्र हस्तनी, नमामि वाग्वादिनी नमामि रागवादिनी, मधु स्वरूप भ्रामरी क्षमा स्वरूप चावरी, नमामि ब्रह्मरागिनी नमामि अहम नाशिनी। एक छंद है जो बहुत कम बोला जाता है, छप्पय। प्राय लोग इसको भूल चुके हैं छप्पय को। जी उसके अंदर मैं एक सुनाना चाहूंगा, बाकी तो कई है, चौपाई है, दोहा है और घनाक्षी स्वागत। जो मैं उसको नहीं मैं बोल रहा हूँ। छप्पय। जीर्ण मोर मति छीन मात रक्षायाय करो, संकट हो घंघोर कामना घटियाय भरो, अष्टभुजी विकराल काल की काल दुख रे, हरि दमन कष्ट हरण शरण तोरिया भव करे, अब तो मैं आया कष्ट में महिष हर मर्दनी के शरण, मैंने ली जीवन भर शरण जीन माता तेरे चरण। इस प्रकार है। आगे हरि भक्त है, त्रिभंगी है, सब है। अगर इसको पढ़ूंगा तो सारा समय इसी में निकल जाएगा। तो नहीं नहीं, धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा। मैं एक और जानकारी आपसे चाहूंगा चौधरी साहब की, आपकी अभी तक लगभग जो आपका रचना संसार है वो कितनी पुस्तकों में दर्ज हो पाया, कितनी पुस्तकें आपने अभी तक आपकी आ चुकी हैं? आज जो 2 पुस्तकें का विमोचन किया उसको मिला के 29 पुस्तकें हो जाएंगी। 29। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको इसके अंदर बधाई। 10 अच्छा 10 व्यापक। या 11 तो पुस्तकें जो है मेरी अनुवाद की हैं, जो मैंने अनुवाद की हैं, जो अच्छा बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो ग्रंथ हैं उसको अनुवाद किया है मैंने। तो उस अनुवाद के अंदर सिलसिले में जी मैंने यही प्रयत्न किया है कि जैसे अभी शुरू में हम लोगों ने सुना शिव तांडव, जो शिव तांडव स्रोत है वो पंचचामर छंद में लिखा गया है, तो उसका अनुवाद भी मैंने पंचचामर में ही किया है। जो मूल श्लोक पंचचामर है उसका अनुवाद भी पंचचामर में ध्रुव कार्य होता है। तो जो आप जैसे गुणी व्यक्ति ही इसको समझ सकते हैं, दूसरा सहज नहीं समझ सकेगा। तो इस प्रकार ये अनुवाद करने में का आनंद भी मजा आता है, अलग आता है, समय लगता है, मेहनत लगती है, मगर जो संतुष्टि मिलती है फिर वो संतुष्टि। कल परसों ही लिख कर कि कृष्णाष्टकम है, आचार्य आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ कृष्णाष्टकम, वह भी स्वागता छंद में है, तो स्वागता में ही मैंने अनुवाद किया। गोपी गीत है भागवत में, वो इंदिरा छंद में है, तो उसका अनुवाद भी इंदिरा छंद में किया, तो उसका मजा ही अलग आता है। उसकी लय और ये बैठकर जो लिखने में शब्द ढूंढने में बात कठिन ये होता है कि कौन से शब्द कहाँ लिखे, मगर मजा आता है। बहुत निश्चित रूप से छंद अपने आप में एक साधना है। ये शब्दों को उन अनुभूतियों के अक्षांशों पर दर्ज करने की प्रक्रिया है, जहाँ शब्द अपनी नैसर्गिक लय को सिद्ध कर लेते हैं और फिर शब्द शब्द नहीं मंत्र हो जाते हैं। निश्चित रूप से जब छंद में प्रवेश कर लेते हैं शब्द तो वो मंत्र हो जाते हैं। और सुरेश चौधरी साहब तो चौधरी साहब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात आपके लिए कहना चाह रहा हूँ जी सर। कि जब आप रचना प्रक्रिया करते हैं, रचना लिखते हैं और छंदों में तलाश रहे होते हैं कि कौन सा शब्द लिखूं, तो शब्द याचनाएं करते हैं कि हे चौधरी साहब मुझे अपने छंदों में कहीं नागरिकता दे दो ताकि मुझे भी अमरत्व प्राप्त हो जाए। शब्द ऐसी याचनाएं करते हैं इनकी शब्द साधना के समय कि छंद के किसी अक्षांश में, किसी देशांश में मुझे भी एक स्थान मिल जाए। तो ये शब्द साधक की, शब्द ऋषि की साधना का चरम है। मैं इसको प्रणाम करता हूँ। मैं ये और जानना चाहूंगा कि छोटे-छोटे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाए चलते-चलते, जी, जिन्हें मैं जरूर अपनी जरूर भाषा जरूर में जरूर सर। या जर्नलिज्म में बुलेट बुलेट क्वेश्चन कहता हूँ, रैपिड ताकि फायर। लोगों को आनंद आ जाए। जी, हाँ। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि लोग तो मैं ये तो आपसे नहीं कहूँगा कि आप अस्वस्थ हैं, क्योंकि अस्वस्थ तो आप नहीं हैं।
अस्वस्थ होने का मतलब है जो अपने स्व में केंद्रित नहीं है। स्वस्थ का मतलब है जो अपने स्व में केंद्रित है। तो आप स्वस्थ तो हैं, अनारोग्य हो सकते हैं कि आप अनारोग्य हो, आपको कोई बीमारी हो, ये हो, लेकिन स्वस्थ आप हैं। तो स्वस्थ तो हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतने एक्टिव, क्या एक्टिव नहीं, रेडियो एक्टिव हैं आप। आप इतने ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं, तो ये आपके एनर्जी लेवल आपको कहाँ से मिलता है? ये जो कोई आप आयुर्वेदिक च्यवनप्राश या कुछ ऐसी चीज़ों का आप सेवन करते हैं या क्या? मतलब ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको मैं निरंतर, अनवरत, निर्बाध गतिशील देखता हूँ। साहब तो इस ऐसा है ना, एक्टिविटी का वो क्या है, जी राज सर, क्या है? साहब ऐसा है कि रेडियो एक्टिव एक मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसको हमारी भाषा में जो है उसको स्टीलोग्रेवाटिस कहते हैं। स्टील का जो ग्रेविटिस होता है, जो सबसे गहनतम गंभीर, और स्टील के अंदर जो सबसे गहनतम और गंभीर होता है, उसे स्टीलोग्रेविटिस कह लीजिए। तो क्या है कि हम लोग जिंदगी में, मैंने जिंदगी में लोहा ही गलाया है। लोहा का काम क्या है? लोहा ही गलाया है। लोहा के उद्योग के अंदर मैं 40 साल रहा हूँ। तो मेरे अंदर लोहा लोहा की जो ग्रेविटिस है, हाँ, गहनतम गहन है, वो घुस चुका है। मेरे लहू में लोहा दौड़ता है। तो मेरे लहू में लोहा दौड़ता है, तो अरे यही वाह! मेरा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है। वाह, वाह! आपने पूरी जो है केमिस्ट्री बता दी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे और जो लोग ये सुनना चाह रहे थे, पूछ रहे थे, इस बीच में कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। आपसे अनुमति लेते हुए जी सर, मैं जी उनकी सर, शुभेच्छाएँ भी आप तक पहुँचा देता हूँ। जी सर। ग्वालियर से बहुत अच्छे चिंतक कवि हैं अनिल अग्निहोत्री जी, वे आपको प्रणाम भेज रहे हैं। जी प्रणाम। वीणा अग्रवाल जी, कवित्री जी, नेपाल से निर्मला जोशी जी आपको प्रणाम भेज रही हैं। देहरादून से श्री राकेश जुगरान जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। पूजा कृष्णा जी हैं और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र अनिल कुमार जी आपको नमस्कार कह रहे हैं। हैदराबाद से कवित्री ज्योति नारायण जी आपको प्रणाम कर रही हैं और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर आदर्श प्रकाश, बहुत अच्छे लघु कथाकार हैं, वो आपको नमस्कार भेज रहे हैं। राधा शुक्ला जी और आपको सुनीता माहेश्वरी जी आपको नमस्कार कर रही हैं और पटना बिहार राजधानी से आपको ऋषि सिन्हा नमस्कार भेज रहे हैं। हम आपको लोकार्पण के लिए आपको बधाई दे रहे हैं। वीना बिज जी हमारे जालंधर से, बहुत अच्छी लेखिका, उपन्यासकार और अभिनेत्री, टीवी आर्टिस्ट, एंकर, वो आपको नमस्कार कह रही हैं। और कोलकाता से रचना शरण जी, बहुत अच्छी कवित्री, एंकर, वो आपको अपने प्रणाम निवेदित कर रही हैं। और अरुण सिन्हा जी ने आपको नमस्कार कहा है। मैं इन सबके नमस्कार आप तक पहुंचाते हुए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि आपने अपने ये तो बता दिया कि आपकी केमिस्ट्री क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप इतने अध्ययनशील व्यक्ति हैं, तो इसमें आपने अपनी दिनचर्या में कितना समय रखा है कि इतना समय आप पढ़ेंगे ही? ऐसा कोई आपने संकल्प किया है संकल्प तो ऐसा कुछ नहीं है। दिनचर्या में? संकल्प तो ऐसा कुछ नहीं है कि निर्धारण किया जाए, मगर यही रहता है कि जितना समय मिलता पढ़ता हूँ। मैं, नियम है मेरा कि रात को 9, 10 बजे तक मैं मोबाइल को बातचीत करने के लिए या व्हाट्सएप देखने के लिए बंद कर देता हूँ। उसके बाद नहीं देखता हूँ मैं। और उसके बाद मोबाइल पे या टैब पे जो आजकल तो सब सारी पुस्तकें और सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं गूगल पे। तो मैं उसके ऊपर जब तक नींद न आ जाए तब तक पढ़ते रहता हूँ। चाहे रात के 1:30 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 2:30 बजे। हाँ, मैं पढ़ते रहता हूँ। मगर मेरा ये नियम है कि मैं ठीक सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ। चाहे 4 बजे सोऊं तो भी 5:30 बजे उठ जाता हूँ, 5:30 बजे उठ जाता हूँ। और उसके बाद दिन फिर चालू हो जाता हूँ पढ़ना। तो इस प्रकार पढ़ना तो चलते रहता है, लिखना और पढ़ना चलते ही रहता है। अच्छा, एक ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ते हैं और आपके लिए ये कहा जा सकता है कि आप किताबों में हैं और किताबें आप में हैं। जी सर। आपका किताब के साथ, बल्कि हम कहते हैं आप एक किताब पक्व व्यक्तित्व हैं, किताब से पके हुए व्यक्ति हैं। जी सर। जैसे आम को पकाने के लिए उसको रख दिया जाता है, वैसे आपने अपनी चेतना को पकाया है किताबों के गोदाम में, किताबों के वाचनालय में, किताबों के मंदिर में। तो मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि जब पढ़ने का इतना शौक है, तो आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, बहुत सारे लोगों ने आपको भेंट भी की होंगी, तो एक निजी पुस्तकालय बन जाता है। तो आपका कितना व्यापक पुस्तकालय है और लगभग कितनी पुस्तकें आप अभी तक उन्हें संरक्षित करके रख पाए हैं? जी सर, ऐसा है कि मैं जब जमशेदपुर से बॉम्बे गया था इलाज के लिए, उस समय मेरे पास 5,000 किताबें थी।
और घर को बंद करके चला गया, 5 साल घर बंद रहा। जब वापस आया तो सारी किताबें दीमक कट कर गई, एक भी किताब नहीं बची। उसके बाद वापस मैंने किताब पढ़नी चालू की, जमा करनी चाहिए चालू की, तो आज करीब-करीब 2500-3000 किताबें मेरे पास हैं और उतनी ही करीब-करीब ई-बुक्स है मेरे पास, तो करीब 5000-6000 सारी किताबें हैं मेरे पास, ई-बुक और फिजिकल बुक्स मिलाकर। बहुत, फिर भी आपने काफी किताबों को सहेज के रखा, क्योंकि अक्सर जो है किताबों का एक तो घर में रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जगह चाहिए होती है। जी सर, जगह रख लें तो उसके बाद भी जो वो काफ़ी जगह चाहिए। मनुष्य से ज्यादा साहित्य उसकी प्रेमी उसकी 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 अधिकांश लेखकों, ले जाते हैं लोग। जी, अधिकांश पुस्तक प्रेमियों के साथ एक और वाकया होता है कि उनकी पुस्तकों का दीमकों द्वारा, चूहों द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता है, और बड़ा कष्ट होता है जब मालूम पड़ता है कि बहुत जी बहुमूल्य सर। किताब को चूहे कुतर गए या नहीं, उसमें दीमक लग मेरे गई, को सबसे तो बड़ा उसको कष्ट हुआ था कि निराला जी की जो प्रथम कृति है, वो कहीं उपलब्ध नहीं है, प्रथम संस्करण अनामिका का। मुझे पता चला उनका द्वितीय संस्करण उपलब्ध है, जबकि मेरे पास प्रथम संस्करण था, वह भी भेंट चढ़ा गया। हाँ, तो फिर भी चलिए, क्योंकि एक बहुत नाजुक रख-रखाव चाहती हैं ये किताबें। एक बहुत मतलब इनको टेंडरली लुक आफ्टर करना पड़ता है। जी सर। और मैं एक आपसे निजी प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि आज आप उम्र के जिस मोड़ पे हैं, तो आपका अच्छा खासा परिवार भी होगा। तो जी सर। परिवार में आपके कितने सदस्य लगभग हैं? नाती-पोते या पुता-पुत्री, ये मतलब थोड़ी जानकारी अपने पारिवारिक उसकी दें। कितने लोग इस वक़्त आपके परिवार सब में हैं? यूँ तो भाई-बहन ये सब तो हैं, मगर मेरे अपने मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी और दामाद दोनों कैंसर के भारत प्रख्यात डॉक्टर हैं। बेटी तो कैंसर की सर्जन है, ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है। भारत के अंदर गिनी-चुनी ब्रेस्ट कैंसर सर्जन में एक है, और दामाद कुल भारत में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 20 डॉक्टर हैं, उसमें से एक डॉक्टर है वो। तो काफ़ी प्रख्यात डॉक्टर हैं दोनों। और आज वही वही मैं कह रहा था कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मैं वो उनके साथ थोड़ा व्यस्त था। और एक बेटा और बहू आईटी का अपना बिज़नेस देख रहे हैं, और एक बेटा अपना रेस्टोरेंट बिज़नेस था और फूडिंग बिज़नेस था। तो इस कोरोना काल के अंदर थोड़ा सेटबैक होके रेस्टोरेंट अभी बंद है, मगर अभी बाकी फूडिंग का और इवेंट का काम जो अभी कोरोना काल में थोड़ा मंदा है। और तीनों को एक-एक लड़की है। सरस्वती है, लक्ष्मी है, उमा है। तीनों को एक-एक बेटियाँ हैं, और बहुत सुखी परिवार है, प्रसन्न परिवार है। इस इस विषय में मैं बहुत नसीब हूँ कि बेटी और बेटों की तरफ से मैं बहुत संपन्न हूँ, इधर से कोई भी तकलीफ नहीं है। बहुत ईश्वर की कृपा है आप पर, और हम सारे लोग भी मंगल कामनाएँ करते हैं। आपका परिवार ऐसा सुखी रहे, बना रहे। एक 2 प्रश्न चलते-चलते और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप फ़िल्मों के शौकीन रहे हैं यानी चौधरी साहब? आप कोलकाता तो स्वयं फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब रहा है, केंद्र रहा है। ये तो सर आपने फ़िल्में ये तो सर देखी होंगी। मैं कॉलेज के ज़माने तक और उसके बाद सीए किया, उसके समय तक तो फ़िल्मों का बहुत बड़ा शौकीन था। एक समय ऐसा था, मैं 1 साल करीब-करीब ऑडिट के सिलसिले में बैंगलोर रहा। 365 दिन में 370 पिक्चरें देखी होंगी, 365 से 300 कम नहीं देखी होगी। तो तो मैं इसमें हर आदमी की युवावस्था में कुछ लोग मतलब मनपसंद हीरोइन भी होती है जिसको वो बहुत पसंद करता है। उसकी मानसिक रिश्तेदारी बनी रहती है उस हीरोइन से, और उसी से फिर वो कंपेयर करता है कि आज की अभिनेत्री है तो उसकी जैसी है या नहीं एक है। एकदम तो सही बात मैं है। आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी मैं पसंदीदा थोड़ा-सा मैं अभिनेत्री। थोड़ा-सा अपने अपने अपनी उम्र से एक स्टेज पहले वाले हीरो-हीरोइनों को ज़्यादा पसंद करता था। जैसे मैं हीरो में राज कपूर और देवानंद को बहुत पसंद करता था, और हीरोइन में नरगिस और वहीदा रहमान को। जबकि मेरी उम्र में तो आपके क्या नाम बॉबी पिक्चर आ चुकी थी, और वह खूब सुपरहिट भी हुई थी। अमिताभ बच्चन अपने बुलंदी पे थे, हाँ, मगर मुझे थोड़े राज कपूर, देवानंद, वहीदा रहमान, नरगिस की बहुत अदायगी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। तो उनकी कोई पिक्चर मैंने ऐसी नहीं है कि जो नहीं देखी। और खास करके जैसे एक पिक्चर तो जैसे मुग़ल-ए-आज़म तो मैंने कई-कई बार देखी है।
बहुत बार देखी है मुगले आजम पिक्चर तो, और पाकीज़ा पिक्चर मैंने कई बार देखी। बहुत ये सब पिक्चरें, उनके डायलॉग डिलीवरी जो थी ना, इतनी अच्छी थी कि उनके डायलॉग कितने याद रह जाते थे, जवानी याद थे। अब तो भूल-भुला गया सब। क्या बात। निश्चित रूप से फिल्मों की जान होते हैं संवाद तो, और खास करके मुगले आजम की जहाँ आपने बात की, तो संवाद तो उसके से टॉप के संवाद उसमें लिखे गए थे। अच्छा चौधरी साहब, एक बात और ये बताएं कि आपने सनातन धर्म की भ्रम और भ्रांतियों को लेकर पुस्तक लिखी, कहीं आप दृष्टकूट काव्य पर बात करते हैं, यानी आपका चिंतन बहुत गहरा है। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा कि पुस्तकों के आप प्रेमी भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है, तो आप किसे कहेंगे? निश्चय वेद को कहूँगा मैं, वेदों को। वेदों में जो जी, ज्ञान है, वेदों। और वेदों में भी खास करके ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और 10 मंडल के जी, अंदर, हर मंडल के अंदर अनेक सूक्त हैं। अनेक सूक्त है, करीब 1074 सूक्त है 10 मंडल को मिलाकर। तो उनको सूक्त के अंदर नास्तीय सूक्त को आप ले लीजिए या पुरुष सूक्त को ले लीजिए, वो नास्तीय सूक्त तो अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। आज जिसे बिग बैंग और गॉड पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं, उस जमाने में वो लिखी हुई है। तो उसको अगर कोई गहन अध्ययन करे तो उससे बढ़कर तो हो ही नहीं सकता, उससे उत्तम तो कोई ज्ञान कहीं है नहीं। अगर वेदों के बाद अगर मुझसे कहें, अगर मानसिक संतुष्टि के लिए और मानव जीवन के अंदर अनुकरणीय ग्रंथ है कोई, तो मैं, लोग भागवत गीता को बोलते हैं, मैं भागवत गीता से भी ज्यादा श्रीमद् भागवत महापुराण को कहूंगा। अगर कोई उसका चिंतन करे, मनन करे, तो उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो अविश्वसनीय है। जो भी घटित होने वाला है या जो घटित हुआ है, सारी चीजें उसमें लिखी हुई। बहुत महत्वपूर्ण आपने तर्क दिया कि हम वेद ही क्यों आपको अच्छे लगते हैं, बल्कि कहा भी गया है तो वेद तो निराकार और अपौरुषेय हैं, ये अपने आप अवतरित हुए हैं। ये तो लिखे एक व्यक्ति द्वारा नहीं गए, ईश्वर ने लिखवाए हैं और ऋषियों ने उसे लिखे हैं। ऋषि मंत्रार दृष्टा, तो जो है ऋषियों ने तो इस उसके प्रति शब्दों करते के हैं। नूपुर नृत्य को देखा है, उसकी लय को सुना है और लिखा है, वो ऋचाएं बन गई। बहुत बहुत आभार। में एक आप जाते जाते एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा कि क्या आप आज के इस मीडिया पर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे लोग कहते हैं ये बड़ा कमिटेड हो गया है, न्यूट्रल नहीं रहा, या तो दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, पक्ष की तरफ है या प्रतिपक्ष की तरह। तो क्या आप एक लाइन में कुछ कह पाएंगे कि ये मीडिया क्या मेरी हो गया है या क्या है? मेरी अपनी राय मीडिया के प्रति बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकूंगा, बस इतना ही बोलूंगा। बस मेरी मेरी अपनी राय अच्छी नहीं है मीडिया के प्रति। बहुत अच्छे लोगों की अच्छी राय है भी नहीं। मैं स्वयं मीडिया से में रहा हूँ और मुझे नहीं, कतई वो समय आश्चर्य चला नहीं गया हुआ साहब, जब आपने वो ये समय कहा। चला गया, कादम्बनी वाला जमाना चला जी, गया साहब। तो कादम्बनी मैंने जो पढ़ी है, और कादम्बनी के अंदर जो विचार बिंदु पढ़ते थे और गुनगुन सागर पढ़ते थे, वो सब, वो आज भी याद है, आज भी याद है। वो जमाना गया, वो साहित्य भी नहीं रहा अब। तो चौधरी साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल कर हमारे पटल के दर्शकों को, श्रोताओं को दिया, और हमको ये मौका दिया कि हम आपकी दो बहुमूल्य कृतियों के लोकार्पण का आनंद, जो सात्विक आनंद है, वो प्राप्त कर सकें। मैं अपने पटल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं, और अपने सारे श्रोताओं, दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का ये कार्यक्रम कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण रहा, जहां हमने वैदिक चेतना से संपन्न एक व्यक्ति से समय सापेक्ष संवेदनाओं से लैस वक्तव्य को सुना, और ये वक्तव्य शायद जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए कहीं एक माइलस्टोन बनेगा, कहीं एक पावर हाउस बनेगा, जहां से वो प्रेरणा लेना चाहेंगे। और हमारे मधु मिश्रा जी दो शब्द आपको निवेदित करना चाह रही हैं। जरूर, मैं हैं? उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा। हाँ, नमस्कार जी, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी, आपको नमस्कार जी। नमस्कार। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, इस नमस्कार के साथ ही मित्रों, मैं भी नमस्कार करता हूं और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं
कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर हमारी मुलाकात होगी एक अच्छे रचनाकार से जो प्रवासी कवयित्री हैं और कनाडा से हमारे बीच आएँगी, कविता पढ़ेंगी। आज की इस मुलाकात के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार चौधरी साहब और सारे मेरे श्रोता मैं बंधुओं, सभी श्रोताओं प्रबुद्धजनों, को मैं आप सभी सबको श्रोताओं प्रणाम। को नमस्कार करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी पुस्तकों को आशीर्वाद दिया। धन्यवाद, नमस्कार।